नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि हमारे देश के जवान अब खेल की ओर देखने लगे हैं। अब मेरे युवा खिलाड़ियों, आपका बस देश का नाम रोशन करने का काम है। खेल से युवा केवल फिट ही नहीं रहते बल्कि उनको कई फायदे होते हैं। उनके माता पिता भी स्पोर्ट्स को गंभीरता से लेते हैं। देश को खेल जगत में इसका सीधा लाभ दिख रहा है। भारत आज देश में बहुत अच्छे रिकॉर्ड बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली है, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, तो वहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी में स्पोर्ट्स हॉस्टल बन रहे हैं। देश की व्यवस्थाएं राज्य स्तर तक दी जा रही हैं, जिससे युवा आगे बढ़े। हर खिलाड़ी जानता है कि फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट इंडिया इसमें आप लोगों की बहुत मदद करता है। फिटनेस के साथ योग को भी अपने जीवन में शामिल करें। इसका फायदा आपको खेल में मिलेगा। हर खिलाड़ी के लिए पौष्टिक भोजन भी बहुत जरूरी है। मोटा अनाज बहुत फायदेमंद होता है, इसको अपने डाइट चार्ट में जरूर शामिल करें। मुझे भरोसा है कि हमारे सभी युवा खिलाड़ी खेलों से मैदान पर भी सीखेंगे और जीवन में भी सीखेंगे। आपकी ये ऊर्जा देश की ऊर्जा बन जाएगी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहां इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। मैं भी एक सांसद हूं, काशी का सांसद हूं, तो मेरे काशी के संसदीय क्षेत्र में भी ऐसा खेल स्पर्धाओं का सिलसिला चल पड़ा है। इसी तरह के खेल महाकुंभ अनेक स्थानों पर कराकर, एमपी खेल स्पर्धा कराकर सभी सांसद नई पीढ़ी का भविष्य गढ़ने का काम कर रहे हैं। शुभमन गिल की डबल सेंचुरी के दम पर टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 12 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की ओर से माइकल ब्रेसवेल ने 78 गेंदों पर 140 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए। इस जीत से मेजबान टीम सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। इस फॉर्मेट में भारतीय टीम 4 साल बाद न्यूजीलैंड को हरा सकी है। इससे पहले 2019 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। इसके बाद से 8 मुकाबले खेले गए, लेकिन टीम इंडिया को जीत नहीं मिली। हैदराबाद में बुधवार को भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 350 का टारगेट दिया। गिल ने वनडे करियर की बेस्ट पारी खेली। वो 149 गेंदों में 208 रन बनाकर आउट हुए। गिल ने हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के साथ अर्धशतकीय साझेदारियां की। उन्होंने पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए 74, सूर्य के साथ चौथे विकेट के लिए 65 और रोहित के साथ पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। जवाब में न्यूजीलैंड 49 ओवर में 337 रन ही बना सकी। माइकल ब्रेसवेल ने वनडे करियर का दूसरा शतक जमाया, जबकि मिचेल सेंटनर ने तीसरी 50 जमाई। इन दोनों ने 7वें विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की। एक समय न्यूजीलैंड ने 131 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। तब लगा कि टीम इंडिया बड़े अंतर से जीतेगी, लेकिन ब्रेसवेल सेंटनर की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को मैच में वापस ला दिया। फिर स्लॉग ओवर में मोहम्मद सिराज ने 46वें ओवर में 2 विकेट झटककर भारत को आगे कर दिया। रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ। आखिर ओवर में कीवियों को 20 रन की जरूरत थी, जबकि भारत को 1 विकेट चाहिए था। 50वां ओवर फेंक रहे शार्दुल ठाकुर की पहली बॉल पर ब्रेसवेल ने छक्का मारा। फिर ठाकुर ने वाइड बॉल फेंक दी, लेकिन शार्दुल ने ओवर की तीसरी बॉल यॉर्कर डाली और ब्रेसवेल इस बॉल पर
LBW हो गए। देश के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की नई तस्वीर सामने आई है। गांवों में अब 98.4% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पहली बार यह आंकड़ा 98% से ऊपर है। 2018 में यह आंकड़ा 97.2% रहा था। रिपोर्ट में पता चला है कि निजी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या घटी है, वहीं सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला बढ़ा है। 4 साल पहले यानी 2018 में 30.9% बच्चे निजी स्कूलों में थे, लेकिन 2022 में 25% पर सिमट गए। सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले 6 से 14 साल के बच्चे 72.9% हो गए, जो 2018 में 66% थे। देश के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति भी सुधरी है। 2022 में टीचर्स की उपस्थिति 87% दर्ज की गई। साल 2018 में यह आंकड़ा 85% था। वहीं स्टूडेंट्स की उपस्थिति 72% बनी हुई है। 7 से 10 साल तक के सबसे ज्यादा 99% बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया। वहीं 11 से 14 साल की उम्र के 98% बच्चे स्कूल में दाखिला लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 2022 में 69% स्कूलों में प्लेग्राउंड बने, जबकि 2018 में 66% स्कूलों में ही प्लेग्राउंड थे। सर्वे में पता चला है कि 50% बच्चों की माएं और 80% बच्चों के पिता ने 5वीं कक्षा से ज्यादा तक पढ़ाई की है। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव में सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों को वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इसके बारे में जानकारी दी। सीईओ के अनुसार 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग घर से मतदान कर सकेंगे। राज्य में 16 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। त्रिपुरा के सीईओ ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। सुरक्षा के चलते यहां सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए जवान फ्लैग मार्च और रात में गश्ती कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अगरतला पुलिस ने शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। सदर सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर AK दास ने बताया कि अपराधियों और तस्करों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिए गए हैं। हमने 14 पुलिस नाके बनाए हैं, जिससे अवैध नकदी, हथियार, नशीले पदार्थ की तस्करी ना हो। उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटें जीतने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने जनता के विकास के लिए काम किया है, हमारी जीत तय है। चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। त्रिपुरा में नॉमिनेशन 21 जनवरी से शुरू होगा, जो 30 जनवरी तक चलेगा। यहाँ उम्मीदवार 2 फरवरी तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग घर से ही मतदान कर सकेंगे। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल पहली बार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। गाजियाबाद से दुहाई स्टेशन के बीच 9 किलोमीटर में इतनी तेज स्पीड पर इसका पहली बार ट्रायल हुआ। इससे पहले ये ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलाई गई थी। हालांकि एनसीआरटीसी का कहना है कि इसके फाइनल ट्रायल रन की डेट जल्द ही घोषित की जाएगी। एनसीआरटीसी प्रवक्ता पुनीत वत्स ने बताया कि पहले फेज में साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच रैपिड ट्रेन का संचालन मार्च 2023 में होना है। ट्रायल रन की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन ट्रायल रन के लिए बनकर तैयार हो चुके हैं और इनकी फिनिशिंग हो रही है। गुजरात के सांवली स्थित एल्स्टॉम कंपनी के प्लांट में रैपिड रेल के कोच तैयार हो रहे हैं। अब तक 4 ट्रेन सेट गाजियाबाद के दुहाई स्थित रैपिड रेल के डिपो में आ चुके हैं। यहाँ पर इन ट्रेन सेट के सभी पार्ट्स की अलग अलग जांच चल रही है। मसलन सब सिस्टम रोलिंग, OHE, ट्रैक, टेलीकॉम, सिग्नलिंग लेवल पर जांच जारी है। रैपिड रेल चलाने के लिए 25 kV की क्षमता पर OHE वायर में करंट छोड़ा गया है। इसका पहला परीक्षण 3 जनवरी को हुआ था, जिसमें रैपिड रेल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर दौड़ाई गई थी। अब 17 जनवरी को ये रेल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाई गई।
इसे दुहाई डिपो से गाजियाबाद स्टेशन के बीच चलाया गया। इस परियोजना में लगे सभी इंजीनियरों के लिए ये पहला अनुभव था जब रैपिड रेल इतनी तेज गति पर दौड़ाई गई। बता दें कि रैपिड रेल की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए इस साल परेड में 50 विमान हिस्सा लेंगे। इसमें से 9 राफेल और नेवी के IAL-38 का फ्लाई पास्ट होगा, जो पहली बार और आखिरी बार कार्यक्रम में भाग लेगा। भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि IAL-38 इंडियन नेवी का विमान है, जिसने सेना में लगभग 42 सालों तक सेवा दी है। उन्होंने बताया कि कर्तव्य पथ पर दिखने वाले 50 विमानों में 4 सेना के भी शामिल हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना ने IAF झांकी के एक मॉडल का भी अनावरण किया, जिसे 26 जनवरी की परेड के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। IAF की झांकी की थीम भारतीय वायुसेना सीमाओं से पार शक्ति है और ये IAF की कुछ प्रमुख संपत्तियों को प्रदर्शित करेगी। पिछले साल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद औपचारिक मुख्य मार्ग पर आयोजित ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह होगा। वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि समारोह के दौरान 9 राफेल विमान भी फ्लाइट पास्ट का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि 4 राफेल नेत्र फॉर्मेशन का हिस्सा होंगे, 4 C-130 विमान के साथ बजरंग फॉर्मेशन में होंगे और एक फ्लाई पास्ट के लास्ट में वर्टिकल चार्ली का प्रदर्शन करेगा। ये पूछे जाने पर कि पहली बार फ्लाई पास्ट के दौरान क्या क्या दिखाया जाएगा, भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि IL-38 के अलावा भीम और बजरंग जैसे फॉर्मेशंस को पहली बार कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। भीम फॉर्मेशन में एक C-17 विमान 2 सुखोई 30 से घिरा होगा और बजरंग फॉर्मेशन में एक C-130 विमान 4 राफेल विमानों से घिरा होगा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।